Hi everyone, welcome back to Dinesh Sir Smart Study Channel. My name is Galaxy परमार और आज हम लोग एल्जेब्रा का चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका वन शॉट वीडियो यानी कि वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है ना, इसका जो वेटेज है वो वैसे भी इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो ज्यादा लोड मत लो, ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। और सबसे पहली बात तो मतलब सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले हैं, आप उसका ज्यादा फिक्र मत करना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो चैप्टर है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 हम ये समझेंगे कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड जो हमारा जीएसटी है वो ट्रेडिंग चेन में कैसे चलता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ये जो है ना जीएसटी का इंट्रोडक्शन और जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है वो हम लोग यहाँ पे 4.1 में देखेंगे, और जो हमारा ट्रेडिंग चेन है ना उसमें कैसे हर स्टेज पे जीएसटी लिया जाता है तो वो 4.2 में देखेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसमें हम लोग 4.3 में हम लोग देखेंगे कि शेयर एंड शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, शेयर एंड शेयर मार्केट क्या होता है। एंड उसके बाद और अभी हमारा 4.4 हम लोग देखेंगे ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब दलाली, और जो हमारा ब्रोकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं दलाल। तो जो दलाल अपनी फीस लेता है बस उसी को बोला जाता है ब्रोकरेज, ठीक है। तो ऐसे पूरा हमारा चैप्टर डिवाइड है। आपको शेयर और शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये जीएसटी होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी यहाँ पे मैं इसका मतलब समझाती हूँ। गुड्स मतलब क्या, गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, ओके। गुड्स पे लिया जाने वाला जो टैक्स है उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी सामान कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कॉफी लेने गए हो तो वहां पे कॉफी के ऊपर जीएसटी लगता है, या अगर मान लो कि आप ज्वेलरी खरीदने गए हो तो वो भी तो एक सामान ही तो है, तो ज्वेलरी के ऊपर कुछ जीएसटी लगेगा। अगर आप कुछ कपड़े खरीदने गए हो तो कपड़े के ऊपर भी जीएसटी लगता है। वॉच खरीदने गए हो, लैपटॉप खरीदने गए हो, ये सब सामान ही तो है, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, जो भी सामान होता है उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो दैट इज जीएसटी। और सर्विसेज मतलब क्या, जो भी हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं या जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है उसके ऊपर भी ये टैक्स लगता है। जैसे कि कौन कौन से सर्विसेज है, जैसे कि रेलवे सर्विसेज हम इंजॉय करते हैं, जो कुरियर जो सर्विसेज है, कुरियर सर्विसेज जो है वो जीएसटी के अंडर आती है। अगर हम रिसोर्ट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पे हमको सर्विसेज मिलती है। 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमको वहां पे सर्विसेज मिलती है। तो वो जो सारे सर्विसेज है, हमको जो सर्विसेज मिलती है, जिस सर्विसेज का हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर भी ये टैक्स लिया जाता है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो सब पे टैक्स आ गया, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड ये जो टैक्स है वो गुड्स और सर्विसेज पे लिया जाता है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। चलो आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं और मैं इसको डेप्थ में बताऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पे सुनो। एक्चुअली में पहले क्या होता था ना, अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग टैक्सेस लिया जाता था, है ना। यहाँ पे देखो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारे पास है, लेकिन ये जीएसटी के पहले वाले टैक्स है, यानी कि कुछ अलग अलग प्रोडक्ट हुआ, अलग अलग गुड्स हुआ या अलग अलग सर्विसेज हुआ तो उसके ऊपर देखो अलग अलग टैक्सेस लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये लग्जरी टैक्स कब लिया जाएगा, जब हम लग्जरी प्रोडक्ट कुछ खरीदते थे, जैसे गोल्ड डायमंड हो गया, या 5 स्टार होटल में जाते थे तो तब हमसे ये लग्जरी टैक्स लिया जाता था। अगर हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो तब हमसे एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता था। कब पहले की बात हो रही है, 2017 के पहले की बात हो रही है। ऑक्ट्राई ये वाला जो टैक्स है ना वो कब लेते हैं, जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं ना, टोल नाका, तो तब हमसे ये ऑक्ट्राई टैक्स लिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे, लेकिन फिर क्या हुआ ना, 2017 में एक फैसला लिया गया और अभी ये जो सारे जो टैक्स है ना वो अभी जीएसटी के अंडर आ चुके हैं। तो अभी जो सारे गुड्स है एंड जो सारे सर्विसेज है वो अभी जीएसटी के अंडर आ चुके हैं। तो अभी सारे गुड्स सारे सर्विसेज के ऊपर सिर्फ एक ही टैक्स लिया जाएगा,
दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसलिए पहले देखो बिफोर जीएसटी, जीएसटी के पहले क्या होता था, ए टैक्स, बी टैक्स, सी टैक्स, डी टैक्स, ई टैक्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगता था। लेकिन आफ्टर जीएसटी एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। आफ्टर जीएसटी के बाद क्या हुआ, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। ठीक है, इसलिए अभी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो अभी वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट हो चुका है। मतलब अभी भारत में सिर्फ जीएसटी लिया जाएगा, बाकी कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, अभी थोड़ा सा हम समझते हैं कि एमसीक्यू में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले एमसीक्यू, ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो मैंने एमसीक्यू के लिए यहां पे लिखे हैं। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि द फुल फॉर्म ऑफ द जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, कुछ भी आपको ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जीएसटी हमारे इंडिया में कब से चालू हुआ या कब से लागू हुआ, तो यहाँ पे देखो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीएसटी डिनोट करेंगे, वो इंपोज हुआ इंडिया में कब से, जुलाई 1, 2017। आप इस डेट को याद रखोगे, जल्दी से 100 लाइक करो। तो ये वाली डेट तो सबको याद है, अभी आप बच्चे को याद है ये वाली डेट। इस दिन जीएसटी लागू हो गया था इंडिया में। ठीक है, 1 जुलाई 2017, डेट, ईयर और मंथ अच्छे से याद रखना। ओके, यस। चलो अभी आगे आते हैं, मैं फटाफट कराती हूं। अभी हमको एक चीज देखना है, दैट इज जीएसटी आईएन। अच्छा, व्हाट इज जीएसटी आईएन? तो सबसे पहले तो देखो इसका फुल फॉर्म, जीएसटी आईएन जो है इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान से सुनो, जल्दी से सुनो, जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये कौन सा नंबर है? तो देखो एक बात बताती हूँ, ये कौन सा नंबर है, ये किसके पास होता है, मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये जो नंबर है वो हमारे पास नहीं होता है, मतलब घर पे बैठ के ये नंबर हमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास नहीं होता है। ये नंबर बिजनेसमैन जो होते हैं ना, यानी कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनके पास होता है। ठीक है, अब क्यों होता है चलो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये नंबर सारे बिजनेस वालों के पास नहीं होगा, कुछ बिजनेसमैन जो होंगे या कुछ बिजनेस वुमेन जो होंगे उन्हीं के पास होगा। अब ऐसा क्यों? तो देखो ये नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक बिजनेस है, ओके, कोई एक बिजनेस है, बिजनेस मतलब धंधा है ना, बिजनेस मतलब धंधा। तो मान लेते हैं कि कोई एक है जिसका जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर मान लो कि एक ऐसा बिजनेस है जिसने पिछले साल 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर किया था। ओके, एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा धंधा जिसने 20 लाख से ज्यादा का धंधा किया था साल में, पूरे साल में, तो वो जो बिजनेस मैन होता है उसको ये नंबर दिया जाता है, या वो ये नंबर अपने पास रखता है, या ये नंबर अपने पास लेता है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस या ऐसे लोग या ऐसे बिजनेस वाले जिनका एनुअल मतलब पूरे साल का जो टर्नओवर जो निकला है वो अगर 20 लाख से ज्यादा है तो उनके पास ये नंबर होगा, दैट इज जीएसटी आईएन। जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आप बोलोगे कि ये नंबर उनके पास क्यों होगा, इस नंबर से इन लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कल को मैं कोई सामान खरीदने जा रही हूं और उसके ऊपर कुछ जीएसटी लगने वाला है, जैसे कि मोबाइल, मैं अभी कुछ सामान खरीदने जा रही हूं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो मैं जीएसटी पे करूंगी, मतलब टैक्स पे करूंगी। तो वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए ना, तो कौन पहुंचाएगा? वो जो दुकान वाला है ना, वो दुकान वाला जो है ना, मोबाइल वाला जो दुकान वाला, वो क्या करेगा, जो हम ये टैक्स पे कर रहे हैं कस्टमर, वो गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? इस नंबर के थ्रू पहुंचाएगा, वो अपना टैक्स वहां पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये उनके पास होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो टैक्स क्या हम लोग क्या लाइन लगाए, अभी लाइन लगाए हम लोग टैक्स की, ऐसे नहीं होता है, बरोबर।
हाँ, तो अभी हमने देख लिया कि जीएसटी आईएन क्या होता है। सबको समझा कि नहीं? कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से। अभी यहाँ पे देखो, पहले तो मैं बता देती हूँ जीएसटी आईएन जो है उसका फुल फॉर्म याद रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो नंबर है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल से बना है। ये जो नंबर है वो 15, ध्यान से सुनो, 15 अल्फा न्यूमेरिकल से, 15 अल्फा न्यूमेरिकल से बना है। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, अल्फा मीन्स अल्फाबेट, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर, यानी कि इस नंबर में आपको, ये जो नंबर है इसमें आपको अल्फाबेट्स भी मिलेंगे और नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर भी होंगे। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मेट देखना, क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग एक बिल बनाएंगे, कभी कभी बिल भी बनाने आता है हमको, तो उसमें ये लगता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 यानी कि पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना वो नंबर होंगे, और वो क्या होगा? वो होगा स्टेट कोड। वो क्या होगा? स्टेट कोड। जैसे सबको पता है कि 27 जो है वो महाराष्ट्र का स्टेट कोड है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट जो होंगे, नेक्स्ट 10 डिजिट जो होंगे वो होंगे हमारे पैन कार्ड नंबर। नेक्स्ट 10 डिजिट जो है वो होंगे हमारे पैन कार्ड नंबर। किसका पैन कार्ड नंबर होगा? अरे वो जो बिजनेसमैन है ना, वो जो बिजनेसमैन यानी कि जो धंधा चला रहा है, जो उसका मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो उसका बॉस है या जो मालिक है, उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे होगा। या कोई कोई क्या करते हैं, अपने दुकान का भी पैन कार्ड नंबर ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वो पैन कार्ड नंबर होगा। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर के होंगे। अच्छा, ये 1 जो है वो सबका सेम होता है। सबका सेम मतलब कि 1 मतलब कि 1 रजिस्ट्रेशन। अगर उसका एक बिजनेस है, एक दुकान है, तो एक 1 आएगा। अगर उसका दूसरा दुकान है और उसको फिर से जीएसटी आईएन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 लिखा आएगा। 2 मतलब 2 रजिस्ट्रेशन, तो 1 मतलब 1 रजिस्ट्रेशन। और ये जो Z है वो सबका डिफॉल्ट सेम ही होता है। ठीक है, और आगे जो ये लास्ट है इसको बोलते हैं चेकसम डिजिट। चेकसम डिजिट, चेकसम डिजिट अल्फाबेट भी हो सकता है, कभी कभी नंबर भी हो सकता है। और ये लास्ट डिजिट से क्या होता है? ये लास्ट डिजिट बड़ा कमाल का है, क्योंकि ये डिजिट जैसे ही हम लोग वो जो साइट होती है वहां पे एंट्री करते हैं, मतलब पूरा नंबर लिखते हैं, और जब हम 5 को एंट्री करेंगे तो वो जो बिजनेसमैन है या वो जो मालिक है उसका पूरा डेटा या पूरा वो जो आएगा ना, उसका पूरा सामने आ जाएगा कि वो जीएसटी बरोबर पे कर रहा है कि नहीं, टाइम पे कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है चेक सम डिजिट। ओके, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो फटाफट देखो, यहाँ पे 27 स्टेट कोड, उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होंगे? नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होंगे? पैन कार्ड नंबर ऑफ द फर्म। फर्म मतलब जो बिजनेस है उसका पैन कार्ड नंबर। 1 मतलब 1 रजिस्ट्रेशन। Z बाय डिफॉल्ट सबका सेम होगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं, लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं चेकसम डिजिट। ओके, ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ जीएसटी आईएन। तो ये देखो, ये है एक बिल। यहां से आपको थोड़ा सा समझेगा कि भाई ये क्या है। जैसे कि देखो, ये यहां पे ये जो बिल है किसी शॉप से मैंने लिया होगा। ठीक है, किसी शॉप से मैंने लिया होगा, तो वो जो शॉप है या वो जो धंधा है वो साल का कम से कम 20 लाख का धंधा तो करता है, इसलिए उसके पास जीएसटी बिल है, यानी कि उसने यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा है, जीएसटी आईएन नंबर लिखा है। मतलब वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस, वो धंधा जो है वो कम से कम साल का उसका 20 लाख का टर्नओवर तो निकलता ही निकलता है, वरना ये नंबर ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। ओके, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो आपको जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन नंबर दिखेगा, और जीएसटी आईएन नंबर दिखेगा इस बिल में, और ये है वो नंबर। ठीक है, भले ही आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट कभी कभी आप अगर मॉल वगैरह में जा रहे हो, डीमार्ट वगैरह, पता है आपको, डीमार्ट जाते हो, वो डीमार्ट में जाओगे ना, उसका बिल देखना, वहां पे जीएसटी आईएन नंबर दिखेगा आपको। या कोई भी आप मॉल में जा रहे हो, रिलायंस हो गया, जूडियो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे मॉल है, उसमें आपको जीएसटी आईएन मिलता है। अगर घर पे अभी आप 11th में मोबाइल खरीदोगे ना, तो मोबाइल पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि ये भी एक गुड्स है, ये भी एक सामान है, तो इसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। तो जब मोबाइल का बिल आएगा ना, तो उसमें देखना
कि वो GSTIN लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये जरूर आप देखना। ओके चलो अभी आगे आ जाते हैं। अभी और दो चीज, मतलब मैं सब कुछ बेसिक फटाफट बताती हूँ। अभी हमको और देखो, मैंने अभी तक क्या बताया कि गुड्स एंड सर्विस, GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबको समझा कि नहीं? वेरी गुड। एंड अभी उसके बाद हमने क्या देखा कि GST जो है वो 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया देश में लागू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर ऐसे बिजनेसमैन के पास होता है या ऐसे बिजनेसेस ये GSTIN रख सकते हैं जिनका पिछले साल एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब साल का पूरा जो धंधा निकल के आया था वो 20 लाख से ज्यादा का आया था, तो उनको ये नंबर खरीदना रहता है या नंबर लेना रहता है, ठीक है। अब ये नंबर के थ्रू क्या होता है वो मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी। ये जो GSTIN है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल से बना है और इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे HSN कोड और सैक। जल्दी से बताओ HSN कोड क्या है और सैक क्या है। HSN कोड का फुल फॉर्म है, HSN कोड का पहले तो फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी ये क्या है भाई, इतना तगड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखो HSN कोड क्या है, इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी ये जो कोड है वो क्यों है, किसके लिए है? देखो, ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड अंडर गिवन न्यूमेरिकल कोड कॉल HSN कोड। मतलब जितने भी हमारे गुड्स है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया गया है एंड उसी को बोला जाता है HSN कोड। जैसे कि मोबाइल भी एक क्या है, गुड्स है, बरोबर। तो सारे टाइप के मोबाइल, अभी कौन सी कंपनी वो नहीं देखना है, आईफोन हो गया या सैमसंग हो गया या ओप्पो हो गया या रियलमी हो गया, जितने भी ये मोबाइल्स है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया जाएगा, उसी को बोला जाता है HSN कोड, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही जो सारे सर्विसेज है उनको भी एक यूनिक कोड से डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक। सैक का फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब कौन कौन से सर्विसेज होते हैं, जैसे कुरियर के सर्विसेज होते हैं, हम रेलवे सर्विसेज इंजॉय करते हैं, रेलवे में ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं, तो ये सारे सर्विसेज है जो हमको मिलते हैं। तो ये जो सारे सर्विसेज है इनके ऊपर टैक्स लिया जाएगा और ये जो सारे सर्विसेज है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया जाएगा जिसको बोला जाता है सैक। सैक का फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। एवरीवन गॉट इट और नॉट? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है टैक्स इनवॉइस। बच्चा पार्टी ध्यान से सुन लो, टैक्स इनवॉइस नाम देख के ऐसे घबराना मत। टैक्स इनवॉइस का मतलब है GST का बिल। जो GST का बिल होता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बिल नहीं है, नॉर्मल बिल नहीं है, ये थोड़ा भारी वाला बिल है, तो इसको बोला जाएगा टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब ज्यादा टेंशन मत लो, GST का जो बिल होता है उसको हम लोग टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। अब ये जो टैक्स इनवॉइस है वो किसका है? गुड्स का है। गुड्स मतलब सामान का है। तो देखो, ये जो सारे सामान है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया गया है, उसी को बोला जाता है HSN कोड। जैसे पेड़े तो बहुत टाइप के होते हैं, क्या सारे पेड़े को अलग अलग कोड दे दे क्या? नहीं, इस दुनिया में जितने भी पेड़े हैं उनको एक यूनिक कोड मिल गया है, बात खत्म। ओके नेक्स्ट, चॉकलेट तो बहुत सारे होते हैं, क्या अलग अलग चॉकलेट को अलग अलग कोड देंगे? नहीं। ये कोड क्यों देना पड़ता है? क्योंकि यहां से आइडेंटिफाई होता है कि क्या खरीदा गया है, क्या बेचा है उन्होंने, इधर से उनको जानकारी मिलती है, ठीक है। अभी चॉकलेट तो बहुत टाइप के होते हैं, क्या नाम लिखते बैठे चॉकलेट का? नहीं, कोड डाल दो, वहां पे है ना कैलकुलेट हो जाता है कि कितना GST लगेगा। तो ये सारे HSN कोड है। HSN कोड याद नहीं करना है, टेंशन मत लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि HSN जो होता है वो गुड्स के लिए होता है। क्लियर हो गया? ओके, अभी आगे देखो, ये है हमारा टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब GST का बिल। तो GST का बिल ही तो है, लेकिन ये बिल किसका है? सर्विसेज का बिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो सारे सर्विसेज है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया गया है, जिसको यूनिक मतलब स्पेशल। ये देखो, कॉफी के लिए स्पेशल कोड बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो सारे सर्विसेज है उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया गया है, उसी को बोला जाता है सैक। सैक मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। अब आप बोलोगे मैम ये सर्विसेज कहां पर है? कॉफी तो प्रोडक्ट है, मसाला टी तो गुड्स है। नहीं, ये बिल देखो, ये बिल क्या है? ये बिल जरा देखना, फूड जंक्शन मतलब
कोई एक ढाबा है, ढाबा भी बोल सकते हो, या कोई एक रेस्टोरेंट है जहां पे हम खाना खाने गए थे, तो हमको वहां पे सर्विसेज मिली, तो हमको वहां पे हमको कौन कौन सी सर्विसेज मिली, जैसे हमको कॉफी दिया गया, जैसे हमको मसाला टी दिया, मसाला डोसा दिया, डोसा, तो ये सारे सर्विसेज है, तो उनको एक यूनिक कोड से डिफाइन किया जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग सैक। एवरीवन क्लियर? तो अभी समझ में आ गया आपको ये HSN कोड और सैक क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो जीएसटी के जो रेट्स है वो कौन डिफाइन करता है, मतलब इस मोबाइल के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा वो कौन डिसाइड करता है। या अगर आपके पास घर पे टीवी है, लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना टैक्स लिया जाएगा। तो मैं बता देती हूं कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारे जो गुड्स है, सारे जो सर्विसेज है, उनको ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि उनमें कितना टैक्स लिया जाएगा, कितने % का टैक्स लगेगा। जैसे कि आ जाते हैं सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, सबसे पहले आते हैं हमारे जीरो रेटेड मतलब कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता है, 0% रेट होता है, जीएसटी नहीं लिया जाता है। तो वो कौन कौन से गुड्स है, बहुत सारे गुड्स है। ओके, जैसे हम डेली का खाने पीने का जो हमारा सामान है, वेजिटेबल्स है, मिल्क हो गया, दूध हो गया, सॉल्ट, अर्दन पॉट, फूड ग्रेन्स हो गया, राइस, चावल, दाल, फ्रूट्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता है। क्या आप जब इस सब्जी मंडी में आपकी मम्मी खाना मतलब कि सब्जी लेने जाती है, तो क्या वहां पे वो सब्जी वाले जो भैया है वो बिल बना के देते हैं क्या कि मैडम जी हमको जीएसटी बिल, आपको ये बिल जीएसटी बिल लीजिए, हमको दीजिए पैसा, ऐसा थोड़ी ना होता है। डायरेक्ट मिल जाता है ना सब्जी, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि डेली का खाने पीने में क्या जीएसटी, फिर तो हम क्या है अभी फिर क्या बोलने का है ना। फिर यहाँ पे सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज जो फ्री होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, मतलब टैक्स नहीं लगता है। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, चैरिटेबल जो हमारे ट्रस्ट एक्टिविटीज होते हैं, चैरिटी अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। यूज ऑफ रोड, अभी रोड का यूज करेंगे तो जीएसटी लगा तो तुम तो नीचे जाना छोड़ दोगे। अब एक पैर कदम, हमने 5 कदम चले तो बोलेगे लाओ जीएसटी, 10 कदम चलेगे तो क्या अभी जीएसटी लेंगे, नहीं लेते, ठीक है, टेंशन मत लो। ब्रिज का यूज करते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग लो रेटेड मतलब जीएसटी का जो रेट स्टार्ट होता है वो 5% से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से गुड्स है जिसके ऊपर 5% लगेगा, तो एलपीजी गैस सिलेंडर, टी, कॉफी, हनी, ऑयल, ये सब आप देख लो। और ये जो सर्विसेज है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, और ये सब पे 5% लगेगा, इसको लो रेटेड बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड रेटेड होता है, स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब में डिवाइड है, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब। तो फर्स्ट स्लैब में 12% लगता है। तो कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज पे 12% लगेगा यहाँ पे देख लो, ठीक है। जैसे बटर हो गया, घी, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम, पिस्ता, जैम, जेली, सॉसेज, पिकल्स, अचार हो गया, मोबाइल फोन। तो ये देखो, ये मोबाइल फोन है ना, जब भी आप 10वीं के बाद जाओगे मोबाइल फोन लेने तो वहां पे देखना, वो बिल के ऊपर देखना, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो आपसे 12% लेगा, ठीक है। और ये 12% आपको पता ही होगा अगर आपने पहले से चैप्टर किया है, ये 12% जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड रेटेड देख लो, 18% किस किस पे लगेगा, जहां पे मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। जैसे मार्बल हो गया, मार्बल अपना जो फ्लोर होता है ना वो, ये ग्रेनाइट भी जो है कुछ तो होगा, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सब। और सर्विसेज भी देख लो। फिर हाईली रेटेड मतलब सबसे ज्यादा 28% लग सकता है, और वो किस पे लगेगा, वो तो लग्जरी बाबा, लग्जरी लोग होते हैं उनके ऊपर लगेगा। जैसे लग्जरी आइटम हो गए, मोटरसाइकिल हो गया, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, ये सब। सर्विसेज भी देख लो, 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहां पे आपको 28% जीएसटी लगेगा। ये ऑलरेडी सब कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा की कितना जीएसटी लगणे वाला आहे. तो ये तुम्हाला टेन्शन नाही घ्यायचं, टेन्शन द्यायचं. आता चला आपण स्टार्ट करूया. काय जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाती हूँ कि पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने जो बिल दिखाया था आपको, ये जो हमारा रियल बिल है
इस रियल बिल में देखना जीएसटी आईएन नंबर दिखेगा, और ये जो बिल्स है वो गुड का है। यहाँ पे देखो नमकीन लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बताती हूँ, ये नमकीन का बिल है, और यहाँ पे देखो HSN कोड लिखा है, तो जो भी नमकीन है उसका HSN कोड होगा। एंड नमकीन एक गुड्स है, तो गुड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, HSN कोड से, तो HSN कोड आएगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी रेट आएगा, तो जीएसटी रेट जो लग रहा है नमकीन के ऊपर वो 12% लग रहा है। ये 12% दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है वो बताऊंगी मैं, टेंशन मत लो। और फिर है ना टोटल अमाउंट जो है ना वो जीएसटी के साथ आता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको रुको बताती हूँ आगे चल के, ठीक है। तो ये बिल देखा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ। जैसे कि अभी है ना, मैं एक बात बताती हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसटी कैसे ले रहे हैं वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले याद रखना कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ, फटाफट लिख देती हूँ। किसको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आज मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये पहले से ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है। तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स of GST. There are 2 components of GST and they are what? They are CGST and SGST. चलो CGST का फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी, लवकर लवकर सांगा, टाइम पास नको। तो CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टेट, और जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जीएसटी के 2 टुकड़े क्यों हुए, क्योंकि देयर आर 2 गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए ताकि वो अपना जो देश है वो चला सके, बरोबर। तो इसलिए ये जीएसटी के 2 टुकड़े हो गए, और ये जो 2 टुकड़े हैं वो इक्वल हो गए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल हिस्सा मिलता है। चलो तो अभी मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो, एक एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मैं कॉफी खरीदने गई हूं और उस कॉफी का प्राइस है ₹20, ठीक है। मैं कॉफी खरीदने गई हूं एक दुकान पे, कॉफी एक गुड्स है और कॉफी पे टैक्स लिया जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, ये टेबल देखो, कॉफी के ऊपर कितना टैक्स लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आता है कॉफी, कॉफी इस वाले स्लैब में आता है, मतलब 5% लिया जाएगा। तो मैं जब कॉफी खरीदने गई, मैंने देखा अरे 20 रुपए का ही कॉफी है, चलो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैं बिलिंग वाले काउंटर पे गई तो बिल कुछ ज्यादा निकल के आया, 20 रुपए से ज्यादा निकला, और मैंने बोला अरे बाबा, मैंने तो 20 रुपया देख के लिया था, लेकिन यहाँ पे 20 रुपया नहीं, ज्यादा आएगा मेरा, मतलब मेरा जो बिल है ना, लास्ट में जो मुझे बिल मिला उसमें ज्यादा अमाउंट था। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉफी जो है वो जीएसटी के अंडर आएगा। ये एक ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, तो मुझसे अभी उन लोग टैक्स लेने वाले हैं। देखो कैसे टैक्स लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 2 बातें बताऊंगी अभी, कि एक ऐसा अमाउंट या एक ऐसा वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो ये है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इसके ऊपर अभी टैक्स लिया जाएगा, लिया नहीं है, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू समझा सबको, इसके ऊपर अभी टैक्स लेंगे। तो रेट ऑफ जीएसटी जो चलता है कॉफी के ऊपर वो चलता है 5%। तो अभी 5% मतलब कितना, मतलब मुझे कितना टैक्स पे करना है बताओ मुझे। तो वो बोलेगा कि मैम उसके लिए अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो। तो अभी हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है, देखो रेट जो है वो परसेंटेज में होते हैं। अभी जो मैं अमाउंट निकाल रही हूं वो रुपीस में निकाल रही हूं, ये रेट ऑफ जीएसटी है, बट अमाउंट कितना है जीएसटी का। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा कि इसका 5% बताओ, मतलब कि इस पे कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 5% ऑफ मतलब इनटू 5% ऑफ किसका, 20 रुपया है ना, 20 रुपए का 5% मेरा लगेगा, ये जीएसटी है, ये टैक्स है। तो चलो करते हैं, तो 5 और ये परसेंटेज का सिंबल 100 बन जाएगा इंटू 20। तो ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 2 कैंसिल, भाई 2 कैंसिल कैसे हो गया ये। 5% ऑफ 20 कितना होगा, एक मिनट, जीएसटी लग रहा ही नहीं है क्या, 5/100
इंटू क्या होगा 20, तो ये कैंसल, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 और 2 कैंसल हो गया। अच्छा 1 आया ना, 1 रुपीज आया ना। अच्छा मतलब कि 20 रुपए का 5% 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 रुपीज आ गया। कम ही लगा बट ठीक है, चलो 1 रुपीज ही आ गया, बहुत ही कम ले लिया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 आया है, लेकिन ऐसा 1 नहीं आएगा, बट इधर 1 आ गया क्योंकि कॉफी भी तो 20 रुपए की थी ना, उसका 5% निकालोगे तो वो 1 रुपीज आएगा, सिंपल है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आया 1 रुपीज। अभी ये देखो, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी आया मेरा, ठीक है। तो अभी जो मुझे फाइनल बिल मिलेगा, देखो एक बात बताती हूँ, बिल के ऊपर है ना, ये बिल है, टैक्स इनवॉइस बोलेंगे, बिल के ऊपर याद रखना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ होता है, जीएसटी बहुत कम लिखा हुआ होता है। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, जीएसटी के 2 कंपोनेंट है, मतलब ये जो जीएसटी मिला है ना, इसका आधा आधा टुकड़ा कर दो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बोलेंगे ये अमाउंट ऑफ जीएसटी है, तो अगर मुझे अभी निकालना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो पहली बात तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल हो गए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का आधा करो, दैट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ 1, 1 का आधा कितना होता है तुमको भी पता है, हाफ ऑफ 1 होता है 0.5 रुपीज। इसका मतलब 0.5 रुपीज यानी कि 8 आने बोलते हैं, तुमको पता है 8 आना बोला जाता है, 0.5 रुपीज। तो 8 आना जो है वो सीजीएसटी होगा और दूसरा 8 आना जो है वो एसजीएसटी होगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मेरा बिल होगा उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस वगैरह होगा, जीएसटी आईएन वगैरह होगा, फिर यहाँ पे हमारा एचएसएन कोड होगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि रुपीज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना था मेरे कॉफी का, 20 रुपए, तो ये हो जाएगा 20 रुपए। उसके बाद क्या आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना था, अगर इनको परसेंटेज में देखेंगे तो देखो जीएसटी का परसेंटेज था 5 रुपए, तो इसका भी आधा करोगे तो आपको रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी भी मिल जाएगा। हमेशा याद रखना रेट परसेंटेज में होता है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी क्या हो जाएगा, 5% का आधा, दैट इज 2.5%, बरोबर। तो यानी कि सीजीएसटी लगेगा 2.5% और एसजीएसटी भी लगेगा 2.5%। लेकिन यहाँ पे कितना दाम आया था, दाम आया था 0.5 रुपीज, ये आया था 0.5 रुपीज। तो जब सबको टोटल करेंगे तो ये मिलेगा 21 रुपीज, तो ये है मेरा 21 रुपीज। तो 21 रुपीज जो है ये है वैल्यू ऑफ गुड विथ जीएसटी, ये है वैल्यू ऑफ गुड विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ ये वैल्यू है, टोटल वैल्यू बोला जाता है। ये है टैक्सेबल वैल्यू और ये है दोनों हमारे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझ में आ गया? टैक्सेबल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। अभी देखो मैं एक बात बताती हूँ, आप अभी 10वीं के बाद क्या करोगे, मोबाइल लेने जाओगे, बरोबर, तो है ना, तो जो मोबाइल वाला है ना वो बोलेगा ये मोबाइल 11,000 का है, ये मोबाइल 11,000 का है, खुश हो जाओगे आप, बोलोगे अरे वाह 11,000 का है। लेकिन ये जो उन्होंने वैल्यू बताई है वो टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब कि इसके ऊपर अभी टैक्स लिया जाएगा। और टैक्स कितना लेते हैं मोबाइल के ऊपर, 12%। तो इसका मतलब 12% ऑफ 11,000 आप निकालोगे वो आपका जीएसटी होगा। तो जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू, वो टोटल जो अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको देके आना है। 11,000 नहीं, ये मोबाइल आपको ज्यादा में ही पड़ेगा, देख लेना। जिसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, और जो लास्ट में वैल्यू मिलती है वो जीएसटी के साथ मिलती है, उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। समझा? अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे सिखाया कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी इक्वल होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इक्वल लेता है, ठीक है। तो इन दोनों को निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। अब सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, ये दोनों अमाउंट हमेशा इक्वल होंगे। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, याद रखना रेट परसेंटेज में होता है, अमाउंट रुपीज में होता है, ठीक है। तो दैट इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी जीएसटी निकालने का फॉर्मूला, जीएसटी जो मैंने निकाला था ना वो देखना ऐसे निकलेगा, मैं बताती हूँ आगे चल के।
और टोटल वैल्यू जो होती है विद जीएसटी वो कैसे मिलेगी, जो टैक्सेबल वैल्यू है जिसमें टैक्स लिया गया प्लस जी लिया जाएगा प्लस जो हमारा जीएसटी होगा, ये दोनों मिला के टोटल वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। और ये डिस्काउंट वाले भी थोड़े हमको करने हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस एट 4.1 का, वो हमारा डिस्काउंट के ऊपर था। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। चलो अब मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ, लवकर सांगा। क्या बोला है, पवन मेडिकल क्या करता है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, मेडिसिन सप्लाई करता है। मेडिसिन एक ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी लिया जाता है, तो रेट ऑफ जीएसटी जो चलता है मेडिसिन के ऊपर वो 12% चलता है। कभी अगर आप मेडिकल में जाओगे और जहां से दवा खरीदोगे तो वहां पे उसको बिल मांगना, वो बिल देगा ना, तब उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा, देख लेना। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी बोला है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। तो देखो ये 12% दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, 6%, 6%, टक्का मतलब परसेंट, तो 6%, 6%, तो पहला 6% सीजीएसटी रख दो, दूसरा 6% एसजीएसटी रख दो, तो आंसर है 6%, 6%। क्लियर एवरीवन। जीएसटी के दो टुकड़े करने के, कभी भी 12% जीएसटी है ना, तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। डन। और रेट पूछा था तो मतलब परसेंटेज में ही होना चाहिए। सेकेंड, ऑन सर्टन आर्टिकल, एक आर्टिकल है उसके ऊपर रेट ऑफ सीजीएसटी लगता है 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो देखो यहाँ पे सीजीएसटी दिया है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी 9% दिया है, तो मतलब रेट ऑफ एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी के लिए आप इसका 9% और उसका 9% दोनों जोड़ो, तो 9 + 9 होगा 18, तो रेट ऑफ जीएसटी है 18%। क्लियर हो गया। थर्ड वन, मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लक्ष्य पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे क्या बोला है कि एक लक्ष्य पेंट है, मतलब पेंट ही बोलेंगे हम, ये है हमारे 2 टीन, 2 टीन मतलब ये हमारे 2 डब्बे हैं, ठीक है, ये हमारे पेंट के डब्बे हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज ₹2,800। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या, इसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा, ओके। तो मतलब एक टीन, ईच मतलब एक टीन, एक टीन की कीमत है 2,800 रुपए, ओके। और यहाँ पे कितने बेचे गए हैं, 2 बेचे गए हैं। दे सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लक्ष्य पेंट, और एक टीन की कीमत है 2,800 रुपए। ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर टैक्स लेना बाकी है। और यहाँ पे बोला है कि जो पेंट के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 28% लगता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या गिवन है, गिवन में है रेट ऑफ जीएसटी जो है वो दिया है हमको 28%। और यहाँ पे क्या बोला है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, ईच टीन मतलब एक टीन की कीमत जो है वो है 2,800 रुपए। अब आगे बोला है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल। तो हमको बताना है कि जब लास्ट में एक बिल मिलेगा तो इस बिल के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या अमाउंट लिखा हुआ आएगा। पहली बात तो यहाँ पे अमाउंट पूछा है, रेट नहीं पूछा है। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे 28% का आधा कर दो ना, 14%, 14%, 14%, 14% हो गया आंसर। नहीं, अमाउंट पूछा है, अमाउंट रुपीस में होता है। तो अगर हमको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी फाइंड करना है तो उसके लिए पहले हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो वो है इसका फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डब्बा नहीं बेचा गया है, 2 डब्बे बेचे गए हैं। तो यानी कि एक की कीमत है 2,800, तो दूसरे की कीमत भी कितनी होगी, 2,800। तो हम फाइंड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स,
क्योंकि दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा ना। हाँ, तो यहां पे अभी हम लोग फाइंड करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टू टिन्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों के ऊपर जीएसटी लगेगा यार। एक डब्बा लेके जा रहे हैं बिना जीएसटी का, एक डब्बा जीएसटी का लेके जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो। चलो, तो 2 0 है, 2 0 पीछे से लगा दो। 2 8 जा होता है 16, 2 2 जा 4 + 1 5। तो मतलब टैक्सेबल वैल्यू है 5600। दोनों का कीमत निकल के आया 5600, बट ये है टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कितना, 28%। इसके ऊपर 28% लगने वाला है, 28% लगने वाला है। तो वही अभी हम फाइंड करने वाले हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखो लॉजिक सी बात है, इसके ऊपर कितना लगेगा, कितना लगेगा, 28% लगेगा। उसको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 28% ऑफ 5600, मतलब इसका 28%, इसका 28% कितना होता है, वो हमारा टैक्स है, वो हमारा टैक्स है। भाव तो इसका इतना ही था, बट वो जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं हमारे जेब से, वो टैक्स है हमारा, ठीक है, हम टैक्स दे रहे हैं। तो 28% ऑफ इसका, तो यहां पे ध्यान देना, ये है हमारा रेट ऑफ जीएसटी, इसलिए इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ जीएसटी इनटू ये है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो वो जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, वो समझा कि नहीं, कैसे आता है वो मैटर करता है ना तुमको, कि फॉर्मूला रटना ही है बस। तो यहाँ पे देखो 28 अपॉन परसेंटेज का साइन डिवाइड में आ जाएगा 100 इंटू 5600, 2 0 कैंसल। अभी फटाफट 28 इंटू 56 करो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है टैक्स, क्या है हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये 56 करते हैं, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 + 4 16, 0 5 8 जा 40 एंड 5 2 जा 10 + 4 40। तो यहाँ पे 1568 यानी कि ₹1568 हमारा टैक्स है, हमारा जीएसटी है, ये टैक्स लगेगा। देखो 5600 तो टैक्सेबल वैल्यू था, इसके ऊपर 28% लगा और ये निकल के आया, तो ये जीएसटी है। हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो अभी इसके आधे टुकड़े हो जाएंगे, 2 आधे टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी दोनों इक्वल होते हैं। पहले तो वो बताओ कि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हो गए, और दोनों किसके इक्वल होते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का आधा कर दो तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसका आधा, 1568 है। तो 2 1 जा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। तो ₹784 is the amount of CGST and amount of SGST. कळलं की नाही कळलं, लवकर सांगा. Yes, very good. That's like शाबाश. Okay. अभी समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं बोलती ये क्वेश्चन तो इतना ही है, तो यानी कि जो टैक्स इनवॉइस है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट इतना होगा। ओके, सीजीएसटी 784, एसजीएसटी भी 784, और टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट के लिए क्या होता है ना, ये वाला जो 5600 ये तो था टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इसके ऊपर टैक्स लिया गया और टैक्स निकल के कितना आया, 784 सीजीएसटी है, ये सीजीएसटी का अमाउंट है, और 784 जो है ये एसजीएसटी का अमाउंट है। तो टोटल निकल के कितना आएगा जरा देखना, 8, ये 16 हो गया, 7 7 14 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7। तो मतलब वैसे तो ये पूछा नहीं है, ये नहीं करना है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि जब हम वो डब्बे खरीदने जाएंगे पेंट के, तो हम इतना देके आएंगे, 7168 रुपीज हमारे जेब से जाएगा, और उसमें से ये जो है 2 वो टैक्स होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट लेगा, और ये कौन रखेगा, वो बिजनेस वाला, वो धंधा वाला जिसका पेंट का दुकान है ना, वो रखेगा। समझ में आया, और ये हमारे जेब से गया। ओके चलो, यस, अभी आ जाओ यहाँ पे, ये सब इसमें आपको सब मिल जाएगा,
इसमें आपको सारे वेराइटीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, उसने कंपनी को क्या किया है, एक एसी सप्लाई की है और उस एसी का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बताया है, लेकिन 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 ये कॉस्ट जीएसटी के साथ है। तो मतलब हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एसी, मतलब टोटल कॉस्ट मतलब ये जीएसटी के साथ बताया है, मतलब इस पे ये जो वैल्यू है वो टैक्स के साथ है, ठीक है, टैक्स के साथ है, मतलब दैट इज ₹51,200। क्लियर झालं की नाही, यस झालं, ओके। रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना यहाँ पे रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है, सीजीएसटी दिया है तो बच के रहना। तो रेट ऑफ सीजीएसटी जो है वो 14% है। फिर बोला है देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब जो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना, उसके ऊपर क्या, उसका जो टैक्स इनवॉइस होगा उस पे क्या क्या अमाउंट होगा वो बताओ। तो सबसे पहला करते हैं, सबसे पहला क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा बताओ। सबसे पहला देखो रेट जो है वो परसेंटेज में होते हैं, याद रखना। तो रेट ऑफ सीजीएसटी अगर 14% है तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी क्या होगा, 14% होगा, क्योंकि दोनों हमेशा सेम होते हैं और क्योंकि दोनों रेट है तो रेट सेम होगा, ठीक है, क्लियर। सेकेंड आ जाते हैं, सेकेंड फाइंड करते हैं। क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन टैक्स इनवॉइस, सॉरी रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। एसी के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, इधर भी रेट है, रेट मतलब परसेंटेज में होना चाहिए वो। तो रेट ऑफ जीएसटी के लिए क्या करेंगे, जो सीजीएसटी का रेट है और जो हमारे एसजीएसटी का रेट है, दोनों का रेट ऐड कर दो, दैट इज 28%। तो ये भी मिल गया। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी मतलब क्या, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो जीएसटी के साथ है। हमको जीएसटी को माइनस करके बताओ कि क्या वैल्यू थी एसी की, जीएसटी नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो वैल्यू बताओ। तो जब भी आपको टैक्सेबल वैल्यू वाला क्वेश्चन आता है ना, तो कहां से शुरुआत करोगे, आज मैं आपको बताती हूं। सुनो, अभी ध्यान से सुनना, नो टॉकिंग नो चैटिंग, यहां पे ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹X। मतलब एक एसी जो है, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी ₹X। अभी यहाँ पे देखो मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताती हूँ। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, ये जो टोटल वैल्यू ऊपर दिया है जीएसटी के साथ, ये जो टोटल वैल्यू ऊपर जीएसटी के साथ दिया है, इसका फॉर्मूला जनरेट करने का कोशिश करो अपने दिमाग में कि टोटल वैल्यू जीएसटी कैसे आया होगा। नंबर 1, पहले तो उसका कुछ टैक्सेबल वैल्यू होगा, मतलब पहले तो वो एसी का कुछ रियल वाला दाम होगा, उसका उस दुकानदार वाले ने कुछ दाम रखा होगा, वो होता है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कि जिस पे टैक्स नहीं लिया गया है, लेने वाले हैं। ओके, तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी कैसे आता है, नंबर 1 पहले होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ले गए अभी, तो दैट इज अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है, जब टैक्सेबल वैल्यू और प्लस जीएसटी करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगी, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ जीएसटी मिल जाएगा या टोटल वैल्यू ऑफ एसी मिल जाएगा। ये समझा कि नहीं, लवकर सांगा। टोटल वैल्यू कैसे आता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, दोनों को मिलाओगे तो टोटल वैल्यू आता है जो जीएसटी के साथ होता है। समझ ला। हाँ, अतः हमको क्या करना है, एक्चुअली में देखा जाए तो यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो फटाफट देखो हमारे पास इसमें से क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो निकालते हैं। तो हमारे पास टोटल वैल्यू विद जीएसटी है, कितना है बच्चा, 51,200। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, चलो वेरी गुड। टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो तो फाइंड करना है, लेकिन टेंशन नको, हम लोग ने उसको एक्स ले लिया है, चलो ये भी है। अमाउंट ऑफ जीएसटी नाही आहे आपल्याकडे, अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछा है बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी नहीं पूछा है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा और वही अमाउंट ऑफ जीएसटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी बाकी आहे, लवकर आता आपण अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करेंगे, ठीक है, ज्यादा मराठी नहीं येत मला। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या था, याद करो, पीछे बताया था। अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये फॉर्मूला लर्न कर लो,
अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम जीएसटी निकाल रहे हैं, तो जीएसटी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ना, इसके ऊपर कितना टका लगेगा, 28% लगेगा। तो ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसका जो 28% होगा वो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला था रेट ऑफ जीएसटी। इसको याद रखा है कि नहीं, सब लोग मुझे बोलो जल्दी से, याद रखा है ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, ये जीएसटी का रेट था, देख लेना सेकेंड वन, 28%। ठीक है, तो 28% ऑफ किसका, ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो एक्स लिखो ना, क्या जाता है तुम लोग का, लिखो, बस लिख के रखो तुम, टेंशन नाही घ्यायचं, टेंशन द्यायचं। ओके ओके, तो यहां पे अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, 28% का साइन 100 में बन जाता है इंटू एक्स। ओके, मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको फाइनेंशियल चैप्टर नहीं करना है मत करो, ये सम कर लेना या इसके रिलेटेड कुछ सम कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सॉल्व करना है, मेरे को इसको नीचे करना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग, ये इधर, ये ऐसे हो गया, ये टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करो। अच्छा, जितना सॉल्व होता है ना उनको इतना डिवाइड कर लो, जैसे कि 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं, इसको मैं बाहर लेके इधर डिवाइड करती हूँ, जैसे कि 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 4 जा, फिर यहाँ पे अगेन 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा, यहाँ पे 2 7 जा, अब इधर 7 और 25 बचा है, ये नहीं जाएगा, तो 7/25 और ये x, और ये जो आया है ना आंसर वो रुपीज में है, क्योंकि अमाउंट रुपीज में होता है, ये याद रखना। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी देना क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? येस और नो, येस और नो, लवकर। आता मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, हे फॉर्म्युला ना, आता इकडे सगळी व्हॅल्यू पुट करा लवकर। क्या होता है, टोटल वैल्यू कैसे बनता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू नहीं, सॉरी, टोटल वैल्यू काय आहे 51,200 क्वेश्चन मध्ये दिला होता, इक्वल टू टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आहे, एक्स घेतला होता, हे देखो एक्स लिया था, टॅक्सेबल व्हॅल्यू एक्स लिया था, इकडे एक्स पुट करा, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 7/25 एक्स आहे। आता काय, बस सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू मिल गई, टैक्सेबल वैल्यू मिल गई। अभी इकडे बघा, हे झालं, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये 7x जो है ना, इसको मैं बाजू बाजू में लिख देती हूँ ताकि तकलीफ ना हो। तो 25 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, हाँ, तो 25 इंटू एक्स 25x प्लस 7x/25। ठीक है, तो अभी 51,200 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, लाइक टर्म से 32x/25। हमारा टारगेट है x निकालना, तो x को इधर ही रखो, x को इधर ही रखना, कोई उसको मूव नहीं करेगा। 51,200 है, ये उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना, थांबा करते मी, हाँ थांबा, परत करते, ये 25 ऊपर नीचे 32, ये बरोबर अभी करते, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, बट इधर तो बराबर ही आया था, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और ये 2 0। मुझे लगता है इधर कुछ होगा क्या, 16 1 जा 16, 16 6 जा, हाँ बरोबर समझ ला, 16 जा होता है और ये 0 0 आ गया, तो 1600 इंटू 25 करो तो आपको देखो 40,000 मिलेगा, 40,000 इज द आंसर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40,000। सबको समझा अभी? ओके, मतलब वो जो एसी है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 40,000, समजलं? तर थर्ड वन झालं। आता व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द जीएसटी, मतलब जीएसटी का कितना अमाउंट है वो बताओ। टैक्सेबल वैल्यू समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, वो एसी जो है वो 40,000 की थी, प्लस उसके ऊपर कुछ जीएसटी लगा होगा, तब जाके ये दाम आया, ये है अमाउंट विथ जीएसटी। लेकिन टैक्स कितना लगा, जीएसटी कितना लगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमने ऑलरेडी अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करके रखा है, टेंशन मत लो। लेकिन बस ये जो आंसर है वो एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स की वैल्यू अभी ताजा ताजा मिल गई है, तो यहाँ पे पुट करो,
आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी भी मिल जाएगा। तो चलो इधर 40,000 पुट करो सब लोग और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जैसे मैं यहां पे करती हूँ 7/25 इंटू एक्स की वैल्यू 40,000 पुट करो। किया सब लोग किए कि नहीं? हाँ, अभी इसको सॉल्व करो। 5 5 25, 5 8 40 और ये 3 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1 5, फिर 1 3 बचेगा, 5 6 30 और ये 2 0। तो यानी कि इसको सब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 0, 7 6 42, 7 1 7, 8 9 10 11, मतलब 11,200 तो हमारा जीएसटी ही लग गया भाई। हाँ, तो जीएसटी मिल गया, हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया। समझ में आया? देखो अभी एक चमत्कार होने वाला इधर। क्या? ये है अमाउंट विदाउट जीएसटी, मतलब कितना? 40,000। 40,000 है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जीएसटी नहीं है इसमें, जीएसटी इंक्लूड नहीं है, प्लस जीएसटी लगेगा। जीएसटी का अमाउंट कितना मिला? 11,200। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, जो आपको क्वेश्चन में दिया था 51,200। तो इधर भी हमको 51,200 मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हमने कुछ गलती की होगी, बट मिल रहा है तो मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। समझ लो ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ था, आप समझा? टोटल वैल्यू विद जीएसटी कैसे मिलता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के करने से। ओके, डन, हो गया। अभी आई थिंक ये तो आराम से तुम निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के लिए क्या करना? ये जो जीएसटी मिला है, ये जो अमाउंट ऑफ जीएसटी भेटला आहे, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो दोनों मिल जाएगा। 2 1 2, 5 10, 1 6 और 2 0। तो मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज 5,600। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, प्रसाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बस डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से सुनना क्या दिया है। प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। मतलब कि प्रसाद ने क्या किया? एक वॉशिंग मशीन खरीदी। एक वॉशिंग मशीन खरीदी कहां से? एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, ठीक है। वॉशिंग मशीन है ये। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। मतलब यहाँ पे एक नया टाइप का प्राइस आया है, दैट इज प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है? 40,000। कितना दिया है? 40,000। ओके, और यहाँ पे जो डिस्काउंट का रेट है, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट किसको पता है, किसको नहीं पता है? जल्दी से बोलो। डिस्काउंट का जो रेट है वो दिया है 5%। ओके, जैसे कि देखो, एक तो होता है सिर्फ बोलने का भाव और एक होता है बेचने का भाव। तो ये सिर्फ बोलने का भाव है, हाँ ये वॉशिंग मशीन 40,000 की है, लेकिन बाद में उन लोग डिस्काउंट तो देते ही है, तो वो डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। मतलब वो क्या होगा? बेचने का भाव होगा। तो बेचने का भाव मतलब सेलिंग प्राइस को ही हम टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। कि हाँ, ये मान लो ये मोबाइल था, इसका कुछ दाम लगाया था उन्होंने, पहले बोला कि अरे ये 20,000 10,000 लिया था, चलो 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है। मैं बोला भैया जी थोड़ा कम कर दो, कम कर दो। तो उन्होंने ठीक है कम कर दिया। तो 10,000 का उन्होंने मान लो 9,000 कर दिया। तो 9,000 कर दिया, तो अभी डिस्काउंट मुझे मिला वो छोड़ो, लेकिन मैं इसको लेके मतलब कि बेचने का भाव क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9,000। तो जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू होता है, और टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। मतलब वो 9,000 रुपए के ऊपर टैक्स लेंगे उन लोग, और टैक्स करने के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा वैल्यू बढ़ ही जाता है, ठीक है, वो तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे एक प्रिंटेड प्राइस है 40,000, डिस्काउंट होने वाला है 5%। तो मेन क्या है ना, मुझे आपको टैक्सेबल वैल्यू बताना है। ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, डिस्काउंट करने के बाद जो आएगा ना वैल्यू, वो टैक्सेबल वैल्यू आएगा। उसके बाद तो आप सब कुछ आराम से फाइंड कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि भाई कितना डिस्काउंट मिलने वाला है इसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नेट डिस्काउंट मतलब भाई बताओ कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, बताओ। तो इसका मतलब ये 40,000 में हमको 5% डिस्काउंट है, तो हम लिखेंगे इसको 5% ऑफ 40,000। मतलब 40,000 का जितना 5% होगा ना, वो मेरा डिस्काउंट है, वो माइनस होने वाला है। तो 5/100
इनटू 40,000 करो तो देखते हैं कितना डिस्काउंट मिलता है। ये 0 0 कैंसिल, 5 हो जा 20 और 2 0 लग गया। अरे वाह, 2000 डिस्काउंट मिलेगा, वेरी गुड। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो प्रिंटेड प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस मतलब लिखा हुआ भाव तो कुछ भी होता है भाई, उसमें माइनस क्या कर दो, नेट डिस्काउंट कर दो, उसमें डिस्काउंट को हटा दो भाई। तो यानी कि 40,000 था प्रिंटेड प्राइस, उसमें माइनस डिस्काउंट कर दिया 2000, बचा हमारा 28,000। ये है सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस को ही बोला जाता है टैक्सेबल वैल्यू। मतलब अभी इसके ऊपर जो भी काम करना है करो, इसके ऊपर करना, टैक्सेबल वैल्यू, समझ लो। अभी तो आगे तुम लोग आराम से कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड करके होता है। कोई कोई ऐसे बोल देते हैं कि ये वाला दाम है इंक्लूडेड विथ जीएसटी, लेकिन कोई कोई दाम ऐसे होते हैं जिसपे जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। ओके, हाँ तो अभी आपको क्या करना है, ये देखो, ये जो लिस्ट था ना फॉर्मूला का, इसमें मैंने मेंशन किया था कि डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट इज नथिंग बट अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंटेड प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डिस्काउंट का मतलब होता है वो प्रिंटेड प्राइस जो होता है ना, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हैं, वो अमाउंट ही प्रिंटेड, वो ही डिस्काउंट होता है। और यहाँ पे बोला है कि अगर आपको डिस्काउंट फाइंड करना है, उसके लिए क्या करो, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू प्रिंटेड प्राइस कर दो, वही हमने किया था। और फिर हमको सेलिंग प्राइस मिल गया था। सेलिंग प्राइस क्या था, जो प्रिंटेड प्राइस था माइनस डिस्काउंट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस ही हमारा टैक्सेबल प्राइस होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को। और अभी आपको आगे की चीज करनी है। आगे क्या दिया है, आगे क्या बोला है, देखो, रेट ऑफ जीएसटी, मतलब ये हमारा वॉशिंग मशीन है, इसके ऊपर जीएसटी का रेट जो है वो 12%, सॉरी 28% लगता है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, मतलब वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस क्या होगा। परचेज प्राइस मतलब कि कितने में वॉशिंग मशीन खरीद के हम घर पे लेके जाएंगे, तो क्या वो ये वाला अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट होगा क्या इतने में हम वॉशिंग मशीन घर पे लेके चले जाएंगे क्या? नहीं, इसके ऊपर अभी जीएसटी लगना बाकी है। तो अभी आपको दो काम करने हैं आगे। क्या? आपको निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी जल्दी जल्दी मुझे निकाल के दिखाओ। उसके बाद आपको निकालना है कि टोटल अमाउंट विद जीएसटी, यानी कि वही होता है हमारा परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, WA मतलब वॉशिंग मशीन क्या हो जाएगा, जो टैक्सेबल वैल्यू था वॉशिंग मशीन का वो, और प्लस जो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल के आया है वो। तो टैक्सेबल वैल्यू मैंने बताया आपको कितना आया था, 38,800। अभी आप क्या करो, इसका फॉर्मूला क्या था, जिसको नहीं याद है वो बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला था रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू करो। रेट ऑफ जीएसटी 28%, टैक्सेबल वैल्यू है 38,000, तो 10,640 आएगा। तो ये टैक्स लग गया भाई 10,000 का टैक्स, बाबा। तो ये देखो टैक्स लगेगा, तो इनको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो आपको पता चलेगा कि वॉशिंग मशीन जो है उसका घर पे मतलब वो जब घर पे आएगी ना तो इतने दाम में आने वाली है, उसको संभाल के रखना भाई, बहुत महंगा है। तो ये देखो ये आंसर आया, दैट इज ₹48,640। ये आ गया। तो अभी हमारा हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग 4.2, बड़ा चैप्टर है। मैं जानती हूँ कि आप लोग को थोड़ा ऐसा मन कर रहा होगा, हम भाग जाते, नहीं रुकना, एंड तक रुकना। चलो आ जाओ। ट्रेडिंग चेन आता है कि नहीं आता है? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? जीएसटी पेएबल वाला फॉर्मूला। जीएसटी पेएबल वाला फॉर्मूला होता है, ये सब आपको पता होगा। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आईटीसी, ये सब क्या होता है। देखो हमारा जो 4.2 है, 4.2 जो है उसमें ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखो जीएसटी पेएबल मतलब ट्रेडर्स, ये सारे ट्रेडर्स है। देखो ये ट्रेडर है। पहले क्या होता है, गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है। कभी कोई भी अगर आइटम बनेगा तो वो कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है? होलसेलर को वो गुड्स बेचता है। होलसेलर बोलो या डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो। तो फिर होलसेलर क्या करता है, फिर वो सेम गुड्स रिटेलर को बेचता है, अलग अलग रिटेलर को बेचता है। रिटेलर मतलब जो लोकल शॉप्स होते हैं ना अपने, वो लोकल शॉप्स जो होते हैं ना वो, ठीक है।
जैसे अभी नीचे जाओ, आप कॉफी खरीदने जाओ, वो जो है ना वो रिटेलर वाले हैं, उन लोग ने भी तो किसी से खरीदा होगा ना, वो ये देखो ये पूरी चेन है, एक पूरा चेन बनता है। और रिटेलर फिर क्या करता है, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर को बेचता है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसके पास GSTIN होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो उस नंबर के थ्रू जो GST मिलता है वो गवर्नमेंट को दे देता है, वो नंबर याद रखना, ठीक है। तो इसके पास GSTIN है क्योंकि ये धंधा लेके बैठा है, इसके पास भी GSTIN है क्योंकि ये भी धंधा लेके बैठा हुआ है, इसके पास भी GSTIN है, तो ये भी है इसके पास। और सबका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से तो ज्यादा ही है, इसलिए मैंने बोला है। और कंज्यूमर के पास GSTIN नहीं होता है, कंज्यूमर मीन्स हम जो कंज्यूम करेंगे वो। तो हमेशा याद रखना, अगर ट्रेडिंग मतलब लेन देन, अगर लेन देन ऐसे दो लोगों के साथ हो रहा है जिसके पास GSTIN है, तो उसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेडिंग हो रहा है। सेम यहाँ पे ये दोनों जो ट्रेडर्स है इनके पास GSTIN है, तो मतलब जब भी ऐसे दो लोगों के बीच में ट्रेडिंग होती है, लेन देन होता है, तो उसको बोलते हैं अगेन B2B। ऐसे BB नहीं लिखने का, BB नहीं लिखने का, B2B लिखने का। और अगर दो लोगों के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, उसमें से एक के पास GSTIN है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तो उन दोनों के बीच में जब ट्रेडिंग होती है तो उसको बोलते हैं B2C। ऐसा सेम क्वेश्चन हमारे MCQ में है, देख लो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये MCQ के लिए बताया मैंने। तो अभी ये देखो, अभी ये GST पेएबल का फॉर्मूला क्या है कि है ना, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट को GST पहुंचाते हैं, तो उनके लिए वो फॉर्मूला बनाया है, GST पेएबल इज गिवन बाय आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ओके, तो अभी इधर आ जाते हैं। मुझे पता है आप सबको ये पता है, लेकिन मैं इधर बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनना, मैं इस फॉर्मूला का मतलब बता देती हूँ। GST पेएबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स मतलब क्या, पहले आउटपुट टैक्स देखो। आउटपुट टैक्स मतलब जब खरीदते टाइम GST दिया था तो वो होता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा इनपुट टैक्स के भावनाओं पे चली गई, आउटपुट टैक्स इधर होता है, रुको। ओके, GST कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब बेचा ना हमने तो उससे GST कलेक्ट किया था, वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। और जब हमने खरीदा था सामान तब हमने GST दिया था, तो वो होता है इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स ही हमारा क्या होता है, ITC होता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। ओके, देखो ध्यान से सुनना, वंस मोर, पहले आ जाते, पहले इनपुट टैक्स करना सही रहता है क्योंकि पहले हम सामान लेते हैं ना, फिर बाद में बेचते हैं। तो देखो, हमने सामान लिया तो हमने GST पे किया होगा, तो वो होता है इनपुट टैक्स, मेरा इनपुट टैक्स। और वही सेम सामान मैंने आगे बेचा तो मैंने GST कलेक्ट किया होगा, वो होगा मेरा आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और फिर उन दोनों को सबट्रैक्ट करने का तो मुझे मेरा GST पेएबल मिल जाएगा। GST पेएबल मतलब वो टैक्स जो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगी, ठीक है, वो वाला। ओके, मैं एक ट्रेडर हूं, ऐसे समझो कि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक दुकान वाली हूं जो ऐसा बोल रही है, ठीक है। हाँ, तब आपको समझेगा, रुको क्वेश्चन लेती हूँ, तब आप समझोगे, मुझे पता है, आई नो, मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ। देखो इधर आ जाते, चेतना स्टोर, देखो एक स्टोर है, मतलब ये बिजनेस है, ये बिजनेस में, ये मतलब ये एक बिजनेस वाला है। और GST देखो हमेशा याद रखना, GST पेएबल, जब भी आपको ये पेएबल वर्ड नजर आता है ना, तो आप समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट 4.2 से आया है। तो GST पेएबल का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि 4.1 में भी GST है, तो कंफ्यूज मत होना। 4.2 में GST नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ GST नहीं बोलते हैं, GST पेएबल बोलते हैं। तो ये याद रखना, पेएबल वर्ड आया ना मतलब समझ जाना, अच्छा ये तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की बात हो रही है, समझ जाना। हाँ, GST पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही इधर छोटा हो जाएगा,
तो ये मैं रफ कर देती हूं, मैं इसको अच्छे से बताती हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। देखो हमारा क्या है, ये मान लो एक चेतना स्टोर है, ये एक दुकान है, ठीक है, चेतना स्टोर करके एक दुकान है। अब यहाँ पे क्या बोला है, शी पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,0500 एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो बोला था ना, जब हमने कुछ खरीदा, कुछ परचेज किया तो हम जीएसटी देंगे, तो वही यहाँ पे बोला है। चेतना स्टोर ने क्या किया, पे किया जीएसटी। कितना जीएसटी पे किया, तो देखो चेतना स्टोर ने जीएसटी पे किया कितना, रुपीज 1,05,000 का जीएसटी पे किया जब उसने कुछ खरीदा था। क्या खरीदा था पता नहीं, लेकिन इतना जीएसटी उसने दिया था। तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स बच्चा, ये हमारा इनपुट टैक्स हो जाता है किसका, चेतना स्टोर का। फिर आगे बोला है एंड कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब कि जो उसने चीज खरीदी थी वही सेम चीज उसने आगे कस्टमर को बेच दी, कस्टमर को बेच दी। तो जब उसने बेची वो सेम चीज, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया था। तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया था वो यहां पे दिया है, दैट इज रुपीज 1,22,500। तो ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स, हमारा नहीं चेतना स्टोर का, क्योंकि आउटपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब बेचा तो कलेक्ट किया था, वो हो गया आउटपुट टैक्स। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये डेट वेट कुछ नहीं है, इसको तुम लोग टेंशन मत लेना, घबराओ मत। आगे बोला है फाइंड द जीएसटी पेबल ऑफ चेतना स्टोर्स। तो बहुत इजी है, वी नो दैट जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, क्या फॉर्मूला है। हमेशा देखो, अगर आपको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में झोल हो रहा है, समझने को नहीं आ रहा है, तो एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक नहीं, तुम खुश हो जाओगे, क्या कि आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से बड़ा होता है। तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू है ना वो आउटपुट टैक्स, जो छोटी वैल्यू है वो इनपुट टैक्स। हो गया, अब इतना समझने का नहीं, चलो लिखो। तो क्या है फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अच्छा ये आईटीसी क्या है भाई, आईटीसी भाई इनपुट टैक्स ही है, बस इसका फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी आपको क्वेश्चन कराती हूं मैं। तो ये है 1,22,500 माइनस इधर 1 लाख और ये 500, माइनस करके जल्दी जल्दी बताओ जीएसटी पेबल कितना आएगा चेतना स्टोर का। और इसका मतलब क्या है, ये जीएसटी पेबल का मतलब ये है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो आया है 22,000, ये 22,000 हमारा जीएसटी पेबल है किसका, चेतना स्टोर का। इसका मतलब ये जीएसटी पेबल जो है वो चेतना स्टोर क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। भाई गवर्नमेंट लो तुम अपना जीएसटी, मुझे नहीं चाहिए, ले लो, समझा। यहाँ पे क्या बोला है, अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर मिलने वाले हैं हमको, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, एक है हमारा सबसे पहले अमीर एंटरप्राइज। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ। एक अमीर एंटरप्राइज है, उसके बाद हमारा अकबरी ब्रोज है, अकबरी ब्रोज है, उसके बाद हमारा मयंक फूड कॉर्नर है, मयंक फूड कॉर्नर। ये पूरी ट्रेडिंग चेन चल रही है, तो यहाँ पे हमको सबका जीएसटी पेएबल काउंट करना है। ठीक है, देखो मैं फिर से बताती हूँ, जब भी आप ये पेएबल वर्ड सुनते हो ना, मतलब समझ जाना वहां पे आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, अमीर एंटरप्राइज परचेज, मतलब कि अमीर एंटरप्राइज ने क्या किया, किसी से तो चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा और उसको 3,800 का जीएसटी दिया। ध्यान से सुनना, अमीर एंटरप्राइज ने क्या किया, जीएसटी दिया, कितना कितना दिया, 3,000, अरे यार रुक जा भाई रुक जा, हाँ 3,800 का जीएसटी दिया। फिर आगे बोला है ही सोल्ड दोस बॉटल टू अकबरी ब्रोस, वही सेम बॉटल उसने अकबरी ब्रोस को बेच दी एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4,100। मतलब जब अमीर एंटरप्राइज ने वो सेम बॉटल अकबरी ब्रोस को बेची तो उसने अकबरी ब्रोस से कुछ जीएसटी कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया, 4,100 रुपीज का। तो मतलब यहाँ पे रुक जाओ, जरा पॉज लो, जरा रुक जाओ। तो अभी हमको अमीर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स मिल चुका है। कैसे, जैसे देखो, जब हमने कुछ खरीदा तो हमने जीएसटी पे किया,
वो होता है इनपुट टैक्स। तो कितना जीएसटी पे किया? 3800। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स हो जाएगा किसका? अमित एंटरप्राइज का। तो इसका इनपुट टैक्स है ₹3800। ठीक है। अभी जब उसने वो सेम बॉटल किसी को बेचा, मतलब कि कुछ बेचा, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया था। तो कितना कलेक्ट किया? वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। तो हमारा अमीर एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स कितना है? ₹4100। तो हमारे पास इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आ गया है इसका, किसका? अमीर एंटरप्राइज का। अब आगे आते हैं, क्या बोला है? मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस। मतलब अभी ये मयंक फूड कॉर्नर क्या करता है? ये जो सेम बॉटल है ना, जो भी वो सॉस बॉटल थी, वो अकबरी ब्रोस से खरीद लेता है। ठीक है। और यहाँ पे बोला है एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹4500। मतलब कि मयंक फूड कॉर्नर वाला क्या करता है? इसको ₹4500 का जीएसटी दे देता है। अभी क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हैंस फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल। मतलब हमको फाइंड करना है ये जो हमारी पूरी ट्रेडिंग हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, इसके बीच में जो जीएसटी पेबल है वो कितना है वो बताओ, और हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल भी निकालना है। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल अमीर एंटरप्राइज का निकलेगा और जीएसटी पेबल अकबरी ब्रोस का निकलेगा। इसका नहीं निकलेगा क्योंकि इसने आगे वो किसी को नहीं बेचा ना, तो इसका आउटपुट टैक्स हमारे पास नहीं है, तो इसका नहीं निकलेगा। इन दोनों का ही निकलेगा। कैसे? देखो यहाँ पे इसका ये समझा, क्या होता है? जीएसटी पेड वो इनपुट टैक्स होता है, जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट टैक्स होता है, और इनपुट टैक्स ही हमारा आईटीसी होता है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अमीर एंटरप्राइज का जो जीएसटी पेबल निकल के आएगा वो कितना आएगा? फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स, दैट इज 4100। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बोलो, जल्दी से। और ये हो जाएगा 3800। तो 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे आ गया 300 रुपया। 300 रुपया आ गया, समझ में आ गया। लेकिन हमको सिर्फ जीएसटी पेबल नहीं निकालना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी पेबल भी निकालना है। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी पेबल दोनों ही इक्वल हो गए, और दोनों किसके इक्वल हो गए? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेबल। मतलब कि ये जीएसटी पेबल के दो टुकड़े हो जाएंगे, 150-150। तो मतलब यहाँ पे 300 का आधा, 2 1 2 5 0, तो मतलब 150 रुपया। तो 150 रुपया हमारा सीजीएसटी और 150 एसजीएसटी पेबल है। इसका समझ में आ गया? ओके डन। अभी अकबरी ब्रोस पे आते हैं। अकबरी ब्रोस देखो, अभी मुझे एक बात बता, अकबरी ब्रोस ने कितना जीएसटी दिया था? वो इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। कितना जीएसटी दिया था अमीर एंटरप्राइज को? ये दिया था 4100 रुपए, है ना। तो अभी अकबरी ब्रोस पे आते हैं। तो इनपुट टैक्स जो है अकबरी ब्रोस का वो हो जाएगा ₹4100। और अकबरी ब्रोस ने मयंक फूड कॉर्नर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया था? मतलब मयंक फूड कॉर्नर ने इसको जीएसटी दिया था ना, तो मतलब इसने कलेक्ट किया ना, सिंपल है यार। तो इसका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स मतलब जीएसटी कलेक्टेड, कलेक्ट इतना किया था, तो ये आउटपुट टैक्स हो गया, और ये आईटीसी होगा। तो अभी आराम से आप क्या करोगे? जीएसटी पेबल निकाल सकते हो। किसका? अकबरी ब्रोस का। अकबरी ब्रोस कम ऑन फास्ट। तो आउटपुट टैक्स है 4500 माइनस ये है 4100। अरे इतना इजी, 400 रुपया आ गया। और अभी इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो सीजीएसटी पेबल मिलेगा 200। पेबल जरूर लिखना, पेबल नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा। और एसजीएसटी पेबल भी हो गया 200, क्योंकि 400 के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट लेगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और बात खत्म हो गया। अभी मयंक फूड कॉर्नर का जीएसटी पेबल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका इनपुट टैक्स है बट आउटपुट टैक्स नहीं है। इसने कितना टैक्स दिया वो है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, बट इसने कितना कलेक्ट किया जीएसटी वो नहीं है, तो इसका नहीं होगा। ठीक है। अभी आ जाते हैं शेयर्स एंड शेयर मार्केट, है ना, शेयर एंड शेयर मार्केट। तो ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है बच्चा कि शेयर क्या होता है, कि एक बड़ा कैपिटल होता है, उसको हम स्मॉल पार्ट में या स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम शेयर बोलते हैं।
एक होता है शेयर का फेस वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है। फेस वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है। फेस वैल्यू कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, जो भी ऊपर नीचे होता है वो मार्केट वैल्यू होता है। कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू बढ़ती है, अगर कंपनी गंदा परफॉर्म करती है तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब एक मान लो कि गिफ्ट मिलता है उनको, ठीक है। तो कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को गिफ्ट मिलता है। बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 देखो ध्यान से सुनो कि शेयर की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे होती है, हमेशा याद रखना। नंबर 2 क्या होता है कि डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। ये 2 बात आपको आती है कि नहीं, या आपको पता थी कि नहीं? शेयर की बाइंग एंड सेलिंग हम मार्केट वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। और डिविडेंड जब कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके देती है। चलो इधर अभी थोड़ा फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर है फेस वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू बड़ी है फेस वैल्यू से, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा चल रहा है, उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा है, तो उसको तब बोला जाता है कि जो शेयर्स है वो प्रीमियम में चल रहे हैं। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल है तो हम बोलते हैं शेयर पार पे है। अगर मार्केट वैल्यू डाउन है, लेस है फेस वैल्यू से, तो तब बोला जाता है शेयर जो है अरे डिस्काउंट पे चल रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा ना हो कभी किसी के जीवन में, ठीक है। अभी ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है, इसमें आपको 4.3 के सारे जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं ना वो मिल जाएंगे। ओके, अभी इसी फॉर्मूला को यूज करके हम पूरा 4.3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला, फेस वैल्यू 100 है और शेयर जो है वो पार पे चल रहे हैं। पार मतलब बैलेंस इक्वल पे चल रहे हैं। ये पार की कंडीशन मतलब कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होगा। तो फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी 100 होगा। अच्छा, सेकेंड वन में क्या बोला है, फेस वैल्यू क्या है, अगर शेयर जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं, भाई शेयर जो है वो तो प्रीमियम में है। कितने प्रीमियम में है? 500 रुपए के प्रीमियम में चल रहे हैं, वाह। और मार्केट वैल्यू हो गई है अब उस शेयर की 575। तो इसका मतलब उस शेयर की फेस वैल्यू क्या रही होगी या क्या थी? अब वो 575 हो गई है और शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं। हाँ देखो, प्रीमियम की कंडीशन बताती हूं। प्रीमियम की कंडीशन क्या होती है कि जो फेस वैल्यू पहले था प्लस इसमें प्रीमियम लग गया है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू बनाएगा। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला लो। प्रीमियम का फॉर्मूला ये होता है, जब भी आपको प्रीमियम दिया है ना तो ये फॉर्मूला से आप सॉल्व करना, तो आपका सब कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे फेस वैल्यू पता नहीं, प्रीमियम कितने प्रीमियम में चल रहा है भाई, 500 रुपए के प्रीमियम में चल रहा है, मतलब जो फेस वैल्यू थी ना वो अभी 500 से इंक्रीज हो गई है। तो पहले क्या वैल्यू थी बच्चा, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो था, यानी कि 75 रुपीज। पहले जो फेस वैल्यू था ना वो 75 रुपीज था, फिर प्रीमियम 500 हुआ तो बना 575। ये लॉजिक है, लेकिन लॉजिक नहीं आता है, फॉर्मूला लो, फॉर्मूला में डालो वैल्यू, सब मिल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू ये आ गया, तो फेस वैल्यू प्लस से उधर गया तो माइनस, ये माइनस कर दो और यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, 75। समझ में आ गया? चलो डिस्काउंट की कंडीशन। अच्छा, फेस वैल्यू 100 रुपए है और शेयर क्या हो गए पता नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू आ गया है 5, मतलब 10 रुपए का शेयर था, सॉरी मतलब फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया था, अब उसका वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू 5 हो गया है, मतलब गिर गया है। तो वैल्यू गिर गया है मतलब शेयर डिस्काउंट पे चल रहे हैं। और कितने रुपीस के डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो देखो कितना डिस्काउंट हुआ, 5 रुपए का, तो 5 रुपए के डिस्काउंट पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकेंड वन। अभी इसमें ना आपको सब मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, ROR मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the share was 80 rupees। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो मिस्टर अमोल है, मिस्टर अमोल जो है उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे, या वो कितने खरीदने वाले हैं, उन्होंने 50 शेयर खरीदे हैं।
ठीक है। और कब खरीदे? जब उनका फेस वैल्यू था ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या था? ₹80 था। अच्छा, शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू पे ही होगी, ये याद रखना। तो जब अमोल ने वो शेयर्स खरीदे ना, तो वो इस वैल्यू के ऊपर ही खरीदे होंगे, ये तो गारंटी है। बट फेस वैल्यू क्यों दिया है? क्योंकि डिविडेंड इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे क्या बोला है? कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। मतलब हमको ये पता करना है कि आरओआर कितना है अगर अमोल इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो आरओआर का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ रिटर्न। पता है कि नहीं आपको? इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? आरओआर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड की जो इनकम है अपॉन क्या होगा? सम इन्वेस्टेड। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये फॉर्मूला की लिस्ट दी थी ना, इधर देखो, ये देखो बच्चा पार्टी, ये देखो, ये आरओआर का फॉर्मूला है, ये आरओआर का फॉर्मूला है। आरओआर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सम इन्वेस्टेड निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला इधर है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला इधर है, और फिर हम लोग डिविडेंड इनकम निकालेंगे, डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला इधर है। तो दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे और आरओआर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिर से एक बार बोलती हूँ कि आरओआर का फॉर्मूला लर्न करके जाना, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आरओआर इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। चलो एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। पहले सम इन्वेस्टेड निकलेगा। अच्छा, व्हाट इज सम इन्वेस्टेड? कौन बताएगा सम इन्वेस्टेड का मतलब क्या होता है? देखो मैं सब एक एक करके बताती हूँ। सम इन्वेस्टेड मतलब कि अमोल जो है वो उस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा। देखो वो 50 शेयर खरीद रहा है, तो 50 शेयर खरीद रहा है और एक शेयर की कीमत है 80 रुपया, तो 50 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 80 करो, तो 50 इंटू 80 करोगे तो कितना मिलेगा? 4000। तो मतलब कि अमोल उस कंपनी में 4000 इन्वेस्ट करने वाला है। तो यही होता है सम इन्वेस्टेड। और सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला शायद आपको पता ही है, क्या होता है? ये तो आपने फॉर्मूला, देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि मेरे को आपको अच्छे से बताना है, रट्टा नहीं मरवाना है, करके दिखाना है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एमवी होता है, नंबर ऑफ शेयर 50, एमवी मार्केट वैल्यू 80। तो मतलब मिस्टर अमोल 4000 इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी में। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? देखो सम इन्वेस्टेड मिल गया, अभी हमको फाइंड करना है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होता है? डिविडेंड मतलब कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बख्शीश गिफ्ट देता है, लो भाई पैसे लो तुम लोग, ठीक है ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिविडेंड इनकम निकालेंगे। बट बच्चा रुक जाओ, पहले निकलता है डिविडेंड पर शेयर। पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो पहले हम निकालेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड पर शेयर, पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना मिलेगा डिविडेंड। उसके बाद अमोल ने तो खरीदे थे 50 शेयर, तो फिर टोटल डिविडेंड इनकम मतलब 50 शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा उसका होता है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला वैसे तो देखा जाए तो ये था। वैसे तो मैं फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहती, बट सुनो मैं इसको बिना फॉर्मूला के करती हूं। पहले डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इधर देखो डिविडेंड का रेट दिया होगा कि 20% मिलेगा आपको, लेकिन 20% किसका? फेस वैल्यू का, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। तो यानी कि 20% फेस वैल्यू का। तो यहां पे लिखेंगे 20% ऑफ 100। 100 क्या है? इट इज फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, और हम लोग एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है वो निकाल रहे हैं। तो अगर डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला देखें तो वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड का रेट है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू एफवी कर लो, एफवी। तो ये डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। अभी करो सॉल्व, 20/100 इंटू 100, तो कैंसल कैंसल, तो आ गया 20। मतलब एक शेयर के पीछे हमको कंपनी की तरफ से 20 रुपए मिलेंगे, हमको नहीं अमोल को। लेकिन अमोल ने तो खरीदे थे 50 शेयर उस कंपनी के, तो टोटल डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा? टोटल डिविडेंड इनकम अमोल का कितना हो जाएगा? एक शेयर के पीछे 20 रुपया मिल रहा है,
उसने खरीदे थे 50 शेयर, तो 50 शेयर के पीछे मिलेगा 50 इंटू 20 करो, तो 50 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 1000 रुपए, है ना। हाँ 1000 रुपए, मतलब टोटल डिविडेंड अमोल जो है उसको 1000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टोटल डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला भी है हमारे पास। ये हो जाएगा क्या करने का आप लोग, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या करो, डिविडेंड पर इनकम करो, डिविडेंड पर शेयर वाला, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। वैसे तो मैंने बिना फॉर्मूला के करके दिखा रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं रट्टा मत मारो, आप समझ के ले लो इसको। ओके क्लियर। तो ये सब कुछ मिल गया, सम इन्वेस्टेड मिल गया, डिविडेंड इनकम मिल गया। तो अभी आरओआर क्या होगा हमारा अमूल का, तो आरओआर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू क्या 100। याद रखना ऊपर डिविडेंड इनकम आएगा, डिविडेंड इनकम कितना है 1000, सम इन्वेस्टेड कितना था 4000 इनटू 100, 30 गया, 4 1 जा 4 2 जा 8 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 2 बचेगा, 5 होगा, सॉरी 2 5 जा सॉरी 4 5 जा 20, तो 1 इंटू 25%, मतलब आरओआर रेट ऑफ रिटर्न जो है अमोल का वो है 25%। आरओआर का मतलब ये होता है कि अगर अमोल उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसको 25% तो रिटर्न पक्का है, मतलब उसका 25% तो उसके हाथ में फिर से मिल जाएगा, उसको रिटर्न हो ही जाएगा। क्लियर एवरीवन। चलो आ जाओ, ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक मिडल मैन होता है। जैसे कि मान लो ये टीना है, दिस इज टीना, इस टीना को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में उसको अपनी ट्रेडिंग चालू करनी है, लेकिन इसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता है कि कौन से शेयर खरीदूं कौन से शेयर नहीं खरीदूं। तो क्या होता है ना कि अभी इसको तो कुछ पता नहीं है, तो ये जाएगी ब्रोकर के पास। ब्रोकर मतलब दलाल, जो है ना लोगों को मदद करता है कि कौन से शेयर्स आप खरीद सकते हो कौन से शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, इसमें उसको ये गाइड करेगा, ठीक है। ये ब्रोकर होते ही है, ये इनका ये धंधा ही होता है। तो ब्रोकर होगा दलाल जो टीना को सजेस्ट करेगा कि आप ये वाले शेयर्स खरीदो, इस कंपनी के शेयर्स खरीदो, इतने खरीदो, वो खरीदो। तो ब्रोकर है दलाल, और ब्रोकर जो अपनी फीस चार्ज करता है, जो उसका कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज हमेशा दिया रहेगा। जैसे कि हर ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, कोई 1% चार्ज करता है, कोई 0.5% चार्ज करता है, कोई 2% चार्ज करता है। तो ये सब ठीक है, समझ में आ गया। ओके क्लियर एवरीवन। ओके, तो अभी यहां पे देखो दो कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कि एक शेयर है, ध्यान से सुनना, अब मैं पूरी कहानी से बताती हूं आपको। एक शेयर है जिसकी एक ही शेयर ले रही हूं मैं, यहां पे एक ही शेयर ले रही हूं, उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 20 रुपए है, ठीक है। और अभी ब्रोकर ने इसको सलाह दी टीना को कि मैडम जी एक शेयर आया है मार्केट में 20 रुपए का ही है, आप ले लो। तो टीना ने बोला ठीक है मेरे पास 20 रुपए है, मैं ले लेती हूँ। तो टीना ने ये शेयर ले लिया, तो टीना ने ये शेयर तो ले लिया, लेकिन ब्रोकर बोलेगा भाई मेरी फीस तो दो मुझे, मैंने आपकी मदद की। तो टीना के जेब से सिर्फ 20 रुपया नहीं जाएगा, 20 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि ब्रोकर अपनी फीस लेगा। तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ ब्रोकरेज, यहां पे मान लेते हैं कि ये जो ब्रोकर है 20 रुपया तो आई थिंक बहुत कम हो जाएगा, हम एक काम करते हैं 200 रुपया रखते हैं, नहीं तो ना वैल्यू में मजा नहीं आएगा। एक शेयर था जो 200 रुपए में उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो टीना ने 200 रुपया में ये शेयर खरीदा, लेकिन ब्रोकर बोलेगा मेरी फीस दो मुझे जल्दी से। तो ये जो ब्रोकर है इसका जो रेट है, मतलब ये किस हिसाब से लोगों से चार्ज करता है, तो मान लो इसका कितना ले हम लोग 1% 2% कितना ले, चलो 2% लेते हैं। ये मैं मतलब अज्यूम कर रही हूं, आपको सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो 2% इसकी फीस है। तो अभी देखो अभी यहां पे क्या होगा, अभी हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं तो परचेज वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब टीना जो है वो ये शेयर जो एक शेयर था वो कितने में खरीदेगी, क्या 200 में खरीदेगी, क्या नहीं। परचेज वैल्यू जो है ना टीना के शेयर का, वो क्या होगा, जो उस शेयर का एक्चुअल दाम है या जो उस शेयर का एक्चुअल दाम था, दैट इज मार्केट वैल्यू प्लस
उसकी फीस लगेगी, प्लस उसके जेब से ब्रोकरेज भी जाएगा। ब्रोकरेज मतलब कमीशन, फीस। तो मार्केट वैल्यू जो था शेयर का जितना देना था वो प्लस ब्रोकरेज। तो अभी ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रोकरेज क्या होगा? देखो, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, तो ब्रोकर जो है ना वो मार्केट वैल्यू पे अपना ब्रोकरेज लेगा, मतलब मार्केट वैल्यू पे लिया जाता है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज है 2%। तो टीना ने एक शेयर लिया है 200 रुपए का, तो इस 200 रुपए का जो 2% होगा ना वो इसकी फीस होगा। तो ब्रोकरेज आएगा 2% ऑफ 200। तो ये 200 का जो 2% है वो इसका फीस होगा, मतलब ब्रोकरेज होगा। तो कितना आता है वो 2/100 इंटू 200। तो कैंसिल 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 कैंसिल, क्या आ गया 2 इंटू 2 4। तो मतलब 4 रुपया ब्रोकरेज ले लेगा, ठीक है, ब्रोकर अपना फीस ले लेगा। तो मतलब कि टीना को वो एक शेयर कितने में मिलेगा? नंबर 1 200 रुपया उस शेयर का, प्लस ब्रोकरेज मतलब उसकी दलाली गई 4 रुपया, मतलब 204 रुपया। 204 रुपया उसके जेब से जाएगा टीना के जेब से। अगर वो डायरेक्ट शेयर खरीद लेती तो सिर्फ उसका 200 रुपया लगता, लेकिन क्यों वो ब्रोकरेज के थ्रू गई तो उसका 200 रुपया वो शेयर का प्लस 4 रुपया उसका ब्रोकरेज लगा, इसलिए दोनों को मिला के उसको 204 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? परचेज प्राइस ऑफ द शेयर डन। ये किसी को डाउट आया क्या? नहीं आया। तो एक क्या होता है, जब हम खरीदने जाते हैं शेयर को ब्रोकर के थ्रू तब प्लस होता है, बस इतना याद रखना, तब ब्रोकरेज प्लस होता है। लेकिन अगर मान लो अभी टीना है, ये टीना को आया कुछ खुजली आई उसको, वो बोलती है नहीं नहीं मेरे को ये शेयर नहीं चाहिए, 2 दिन बाद बोलती है नहीं नहीं मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, और मान लो कि उसको क्या है ना जल्दी है, फटाफट मार्केट वैल्यू बढ़े ये वो, लेकिन वो है ना ये शेयर जो है ना वो रुका हुआ है, उसका मार्केट वैल्यू अभी भी 200 रुपीस ही है। तो टीना फिर से ये ब्रोकर के पास गई और बोली, मतलब मान लो दूसरे ब्रोकर के पास गई, उसको ये ब्रोकर अच्छा नहीं लगा, दूसरे ब्रोकर के पास गई और उसने बोला अरे मुझे ये ना शेयर बेचना है तो प्लीज मेरे लिए कोई, मतलब कि ये शेयर मेरा बिकवा दो। तो बोलता ठीक है मैम, डोंट वरी, मैं बिकवाता हूं आपका शेयर। तो अभी देखो, अभी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, एक होता है क्या सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर। तो मतलब अभी टीना को तो कुछ नॉलेज नहीं है ना कि कैसे शेयर बिकते हैं खरीदते हैं। तो ये दूसरा ब्रोकर है, मान लो कि ये दूसरा ब्रोकर है, दूसरा दलाल है। तो अभी उसके पास एक शेयर पड़ा हुआ है, उसका मार्केट वैल्यू 200 रुपया है, टीना को वो शेयर बेचना है। तो अभी टीना ये शेयर बेच दिया, मान लो उसने बेच दिया, तो अभी उसके पास, टीना के पास फिर से उसके 200 रुपए आ गए। 200 रुपए उसको फिर से मिल गए कि नहीं? हाँ मिल गए। लेकिन फिर से यहाँ पे आएगा ब्रोकर, ब्रोकर बोलेगा मैम जी मेरी फीस दो, मैंने आपका शेयर बेचने में मदद की ना, मुझे फीस दो। और ये जो ब्रोकर था वो थोड़ा सीधा था, इसका जो रेट है ना वो कम है, मान लो कि इसका जो रेट ऑफ ब्रोकरेज है वो कुछ अलग है, वो मान लेते हैं 1%, ये सिर्फ 1% ही चार्ज करता है, ये 1% चार्ज करता है, ठीक है। तो टीना बोली अच्छा अच्छा हाँ आपको भी तो देना है ना। तो अभी क्या होगा, टीना के हाथ में 200 रुपया नहीं आएगा, उसमें से कुछ घट जाएगा क्योंकि उसको ब्रोकर को फीस देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो जाता है, जो हमारा एमवी, एमवी मतलब कि जितने में वो शेयर बेचोगे ना आप शेयर को, उसमें आपको माइनस ब्रोकरेज करना पड़ेगा, मतलब ब्रोकरेज को उसकी फीस देनी पड़ेगी आपको। और मैंने आपको सिखाया था कि ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करोगे। ब्रोकरेज का फॉर्मूला याद रखना, टीना ने वो शेयर कितने में बेचा, दैट इज 200 में बेचा ना, तो इसका 1% जो होगा, इसका 1% जो होगा वही ब्रोकरेज होगा। तो 1% ऑफ 200 कितना होगा, 1/100 इंटू 200। तो कैंसिल कैंसिल, तो 2 रुपीज, तो 2 रुपीज क्या हो जाएगा हमारा ब्रोकरेज हो जाएगा। तो एमवी था हमारा 200, मतलब एक्चुअली में वो शेयर का जो मार्केट वैल्यू था वो 200 रुपया था। अगर टीना डायरेक्ट बेच देती तो 200 रुपया उसको अपना मिल जाता, लेकिन क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू गई थी तो ब्रोकर अपना फीस लेगा 2 रुपया। तो अभी टीना के पास 198 रुपीज ही है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर हो गया 198। क्लियर एवरीवन? तो अभी देखो इधर तो मैं पहला पड़ाव ही गई हूं,
लेकिन अभी है ना जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी लगता है, वो धीरे समझाती हूँ। तो अभी देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जैसे कि शेयर ब्रोकर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट। मतलब यहाँ पे देखो जो दलाल है, जो ब्रोकर है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वो हमारी मदद कर रहे हैं कि हाँ ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो, इसका इतना खरीदो, इतने शेयर खरीदो। तो एक सर्विस है हमको मिल रही है। और तुमको तो पता ही था कि जीएसटी का जो एस है वो किसके लिए था, सर्विसेज के लिए था। तो मतलब कि ये जो ब्रोकर हमको, जो शेयर ब्रोकर्स, इनको शेयर ब्रोकर्स बोला जाता है, तो शेयर ब्रोकर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो सर्विसेज है वो जीएसटी के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो सर्विसेज है वो जीएसटी के अंडर आएंगे, तो वहां पे जीएसटी चार्ज होगा और जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% लिया जाएगा। किससे? हमसे मतलब जो शेयर खरीदने वाले हैं, हमसे 18% जीएसटी भी लिया जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना, इसमें आगे एक और पड़ाव आएगा, जैसे कि टीना शेयर जब खरीदने जाएगी तो वो शेयर की जो कीमत होगी वो प्लस ब्रोकर का जो फीस होगा, दैट इज ब्रोकरेज, इसके आगे एक और एक प्लस लगेगा, वो होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मतलब जितना भी ब्रोकरेज है ना उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे इधर ब्रोकरेज निकला था 4 रुपए, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है? 18% ना। तो इसका 18% जो होगा ना वो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होगा, तो वो भी टीना को देना पड़ेगा। लेकिन ये कब हम लोग निकालते हैं? जब क्वेश्चन में जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का जिक्र होता है तभी निकालो, वरना मत निकालो। वैसे ही सेम यहाँ पे, जब टीना ने शेयर को बेचा तो इतने में बेचा, लेकिन उसको अपनी फीस देनी पड़ी, तो ये माइनस हो गया। अब आगे क्या होगा? और माइनस होगा। क्या माइनस होगा? जीएसटी ऑन ब्रोकरेज माइनस होगा, क्योंकि उसको ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी खुद ही देना पड़ेगा। तो इधर ब्रोकरेज 2 आया था ना, तो 2 रुपीज, तो इसका जो 18% होगा वो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज होगा, तो वो भी यहाँ पे माइनस होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। चलो एक क्वेश्चन करते तो सब समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए देखो इधर बहुत ही बढ़िया, ये है हमारे 4.4 की फॉर्मूला की लिस्ट। तो ये बस 2 चीज याद रखनी है, बाइंग के टाइम पे प्लस होगा, क्या? ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। सेलिंग के टाइम पे माइनस होगा, क्या? ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला। रेडी? अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि देखो नंबर 1 आ जाते, मैं सेलिंग वाला बता देती हूँ, बाइंग वाला तुम लोग करो। बस जैसा सेलिंग कर रही हूँ ना वैसे बाइंग करना, बस प्लस करते रहना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोला है देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ द शेयर। यहाँ पे बी का मतलब बाई, एस का मतलब सेल, मतलब एस है सेल, सेल मतलब शेयर्स को बेचा गया है ब्रोकर के थ्रू, दलाल के थ्रू, तो दलाल अपनी फीस लेगा। ओके, चलो अब इधर देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचे गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो बेचे गए हैं वो है 55, और शेयर की मार्केट वैल्यू तब क्या थी? तब थी 200 रुपया। तो शेयर की बाइंग एंड सेलिंग मार्केट वैल्यू पे होती है, ब्रोकर अपनी फीस भी मार्केट वैल्यू पे लेता है, तो फेस वैल्यू का इधर कुछ काम नहीं है, फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड के टाइम पे काम आता है। ठीक है, अभी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास कुछ 55 शेयर्स पड़े हुए हैं, मुझे इसको बेचना है। ओके, और इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है फिलहाल 200 रुपए। तो मैं गई दलाल के पास, दलाल ने मुझे सजेस्ट किया, हाँ ठीक है मैं आपके शेयर बिकवा देता हूं। तो अभी टोटल जो वैल्यू आएगी शेयर की, मतलब वैसे अगर मैंने ये शेयर बेचे तो मेरे जेब में कितना आना चाहिए, वैसे देखा जाए तो मतलब कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी शेयर की, तो वो तो बड़ा सिंपल है। देखो टोटल वैल्यू क्या है, एक शेयर की कीमत है 200 रुपया, मेरे पास 55 शेयर है, तो 55 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर इंटू एमबी करो। सॉरी, वरना मैं आगे करती रहती और तुम लोग बोलते मिस गलत पढ़ा रहे हो, गलत क्यों पढ़ा रहे हो? 2 0 है भाई, 2 0 लगाते, 5 2 10, फिर 7 2 14, 15। तो यहाँ पे कितना आया भाई? 15,000 के शेयर है, 15,000 के शेयर है। ठीक है, चलो इसको बेचना है अभी, तो ब्रोकरेज का रेट है 0.2%। ब्रोकरेज बोलेगा नहीं, ब्रोकर बोलेगा भाई मेरी फीस दो, तो ठीक है,
मैंने बोला भाई चलो तेरा कितना आता है देखते हैं। तो ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, ब्रोकरेज हम लोग सारे शेयर्स के ऊपर निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ब्रोकरेज का फॉर्मूला होता है जो भी रेट चल रहा है ब्रोकरेज का, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या करो आप, इनटू टोटल वैल्यू, क्योंकि जितने में पूरे शेयर बिक रहे हैं इसका क्या करोगे, इसका 0.2% निकालोगे, वही हमारा क्या होगा, ब्रोकरेज होगा, मतलब वही हमारी दलाली हो जाएगी। मतलब देखो इतने में मेरे शेयर पूरे बिक जाएंगे, तो जो ब्रोकर है ना वो देखेगा भाई तुमने पूरे शेयर इतने में बेचे ना, तो मुझे इसका कितना चाहिए, 0.2% चाहिए। ठीक है, तो अभी हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या, ये टोटल वैल्यू ले लो, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो चलो रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.2% इनटू टोटल वैल्यू, मतलब ये, तो 15,000 का 0.2% कितना होगा, तो 0.2 परसेंटेज का 100 बन जाएगा इनटू 15,000, तो 2 0 गया, 2 0 गया। इधर इसको सॉल्व करो जल्दी से, 150 इंटू 0.2, 0 10 3, ठीक है, 0 0 0, तो यहाँ पे 0 0 1, 30 रुपीज। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब ब्रोकरेज मेरी ब्रोकर जो है वो दलाली ले लेगा कितना, 30 रुपीज का। मतलब अभी देखो ये सब वैल्यू कम होते जाएंगे, 15,000 मुझे 15,000 के मेरे पूरे शेयर बिकने वाले हैं, लेकिन उसमें से दलाली मेरी 30 रुपए की लगी है, ये माइनस होगा क्योंकि मैंने ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को बेचे थे। अब जीएसटी लगेगा, तो तुम लोगों को तो पता ही है कि जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना होता है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है 18%। याद रखना बच्चा पार्टी, ये एमसीक्यू में आ सकता है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वाला। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% है, तो 18 के आधे आधे टुकड़े कर दो तो 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी, तो हम अलग अलग ही निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी, सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे जो 9% है, बरोबर। तो अभी हम लोग निकालेंगे सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज तो वैसे तो देखा जाए कि 9% लगता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, देखो ये हमारा ब्रोकरेज है, मतलब ये हमारी दलाली की फीस है, तो इसके ऊपर कितना लगेगा, 9% लगेगा। इसके ऊपर 9% जो होगा वो सीजीएसटी लेके भाग जाएगा। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। तो यहाँ पे 9% सीजीएसटी है, तो 9% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का इसका 9%, तो 9% ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 30, तो 9% ऑफ 30 निकालो, 9/100 इंटू 30 करो, 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 3 27 अपॉन 10 यानी कि 2.7, तो ये मिल गया 2.7। और जो सीजीएसटी मिला है वही एसजीएसटी मिलेगा, दैट इज ₹2.7 मिला है, ये भी हमको ₹2.7 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 2.7 जीरो भी लिख सकते हो, वैसे भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, दोनों सेम ही होता है। तो सब कुछ मिल चुका है, अभी हमको फाइंड करना है टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब मैंने ये शेयर जब बेचे तो मेरे जेब में कितना आएगा, मेरे जेब में कितना आएगा, क्योंकि ब्रोकर अपनी दलाली लेके चला जाएगा। ये वाला जो जीएसटी है वो भी मैं ब्रोकर को ही दूंगी, लेकिन ब्रोकर जो है वो जीएसटी आईएन जो होता है ना, उसके थ्रू गवर्नमेंट को जीएसटी पहुंचा देगा। और याद रखना जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। जैसे ये जो जीएसटी आया है वो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रही हूं, ये मैं ब्रोकर को दे रही हूं और ब्रोकर गवर्नमेंट को देगा। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये था पहला, ये वाला दाम 15,000 था, ये 15,000 मेरा वैल्यू था, लेकिन इसमें माइनस हो गया मेरा ब्रोकरेज, दलाली गई मेरी, उसके बाद मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चला गया, तो -2.7 -2.7। तुम लोग सब कुछ ऐसे निकालोगे, फर्स्ट वन है ना उसमें सब कुछ मैंने जैसा निकाला है ना वैसा ही निकालना है, बट बाकी क्या करना है, लास्ट में तुमको प्लस 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 करना है बस। ठीक है, तो अभी सॉल्व करो। पहले हम लोग इन दोनों को करें, इसको देखो, इसको ऐसे कर दो, हाँ ऐसे ही करते। ये 15,000 है, 15,000 में से 30 माइनस करेंगे तो 14,070 रहेगा, बरोबर। नहीं नहीं ये गलत कर रही हूं मैं, 14,970, यस 14,970।
तो 14,970, ठीक है। अभी इसमें देखो माइनस माइनस होता है बच्चा, ध्यान रखना, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2.7 प्लस 2.7 करोगे तो ये बनेगा 5.4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो माइनस 5.4 होगा। इनको माइनस मत करना, इनको प्लस करना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और अभी यहाँ पे क्या करना है, 14,970 पॉइंट लिखूंगी मैं, आगे जीरो लिख दूंगी, और माइनस 5.4। माइनस अच्छे से करना, तुम लोग को पता होगा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। ओके, ये जीरो क्यों लिया, इधर जीरो लेना पड़ेगा, 0.0, ताकि ये पॉइंट के नीचे पॉइंट अच्छे से ले सके। वैसे भी पॉइंट के बाद 1000 वैल्यू 1000 जीरो डालो, कुछ मतलब नहीं है। ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 1496.4.6, यानी कि ये आ गया, दैट इज ₹14,964.6। मतलब मेरे जेब में इतना आएगा सिर्फ, दैट इज 14,964.6 रुपीज। ठीक है, समझ लो। ओके, वी आर डन। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है।